महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई को रानी लक्ष्मीबाई होने की क्षमता देने वाली, रानी लक्ष्मीबाई को महिला होने के बावजूद भी महिला होने की ताकत देने वाली ऐसी हमारी माता उदा देवी जी के चरणों में नमन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के किले में अंग्रेजों ने पकड़ के कैद कर लिया, गुफा के रास्ते से बाहर ले गए और फिर छिपा के लंदन ले आकर के तोप के मुहाने पर बांध करके चिथड़े बखेर दिए। लेकिन भारत में जो अंग्रेजों से लोहा ले रही थी, जिसे सब लोग रानी लक्ष्मीबाई समझ रहे थे, ऐसी हमारी माता झलकारी बाई जी के चरणों में नमन करते हुए यूं कहा गया कि 1857 की क्रांति को करने वाला और कोई नहीं था, वो मंगल पांडे था। क्षमा कीजिएगा, 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले ही मंगल पांडे की हत्या हो चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। और मंगल पांडे की जगह 1857 की क्रांति अगर किसी ने शुरू की तो वो और कहीं नहीं थे, वो हमारे भाई, हमारे पिता बोधिसत्व माननीय महापरिनिर्वाण प्राप्त माता दीन भंगी जी के चरणों में नमन करते हुए शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास फूंक के पुरुष के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने की क्षमता देने वाली, महिलाओं में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाली ऐसी हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे उत्तर भारत में नीले रंग की क्रांति का परचम लहराने वाले, संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा करके संसद की तरफ इशारा करते हुए कि आओ और सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले लो, ऐसी प्रतिमा का अनावरण करने वाले, गाजियाबाद जिले का निर्माण करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधिसत्व बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए छितरे हुए समाज को तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार हीर महार लुहार कुर्मी हजारों जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे विश्व को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, नारी के मुक्तिदाता, भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, भारत को रिजर्व बैंक जैसी उच्च संस्था बनाने का विचार देने वाले, हमारी बहन बेटियां जो नौकरी में हैं उनके लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करने वाले, वो सारे जो लोग जो नौकरी करते हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करवाने वाले, आपकी किस्मत लिखने वाले, मेरी किस्मत लिखने वाले, जिन तालाबों से कुत्ता पानी पी सकता था, कौवा पानी पी सकता था, ऐसी सार्वजनिक स्थानों से आपको पानी पीने का हक दिलवाने वाले और आज पानी की जगह बिसलरी और कोल्ड ड्रिंक थम्स अप जैसी चीजें पीने की हिम्मत देने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधिसत्व द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए
मंच पे आसीन समस्त विद्वानगण, मेरे पूर्व वक्ता साथी और समस्त वो साथी जो मिशन चला रहे हैं, और नरेला की समस्त टीम जिन्होंने मेहनत करके मंच लगाया है, और बारिश में भी मिशन के झंडे को बुलंद रखने का काम करने वाले इन सभी नौजवानों को सतीश बौद्ध का क्रांतिकारी जय भीम। और मेरे सामने दर्शक दीर्घा में आई हुई मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग साथी, मेरे नौजवान साथी, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम का जवाब जय भीम से मिल जाए। और मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा चिंतन संगठन को, जिन्होंने आज का कार्यक्रम बड़े ही बखूबी निभाया है, जिसमें मुख्य रूप से भूमिका हमारे श्रद्धेय कृष्ण सहरावत जी की रही, जो डॉक्टर अंबेडकर जन चेतना समिति बाकने नरेला से हैं, और उन्होंने आप और बाकी आप सभी क्षेत्रवासी, नरेला क्षेत्रवासी, आप सभी का क्रांतिकारी जय भीम। कार्यक्रम का जो लगभग विषय वस्तु है वह पूना पैक से संबंधित रहा। यह बहुत अच्छा किया कि क्लियर कर दिया कि किस संबंध में बात करनी है। अन्यथा क्या होता है, मेरे जैसा वक्ता अगर उसके हाथ में माइक आ जाए तो फिर वो बोलना शुरू कर देता है तो कुछ पता नहीं चलता सिर कहां है और पैर कहां है। ये अच्छा किया, बात पूना पैक्ट की होगी तो मतलब की बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। शुरू करते हैं, ये पूना पैक्ट था क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत का संविधान किसने लिखा? कितना सिंपल सा सवाल था, है ना? लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने से पहले अंतरिम सरकार जो बनी थी, अंग्रेजों ने कहा था अंतरिम सरकार से, भाई अगर हम आपका देश आजाद करके चले जाएं तो कम से कम एक ऐसा संविधान तो बना लो जिसके आधार पर देश चलाया जा सके। तो उन्होंने कांग्रेस से कहा था, कांग्रेस सबसे बड़ी शक्ति उस समय हुआ करती थी, तो कांग्रेस ने संविधान बनाने का जिम्मा ले लिया। और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता था जिसने संविधान लिख भी दिया। उस नेता का क्या नाम था पता है? उस नेता का नाम था मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो उसने संविधान बनाया था, उस संविधान की इतनी छीछा-लेतर हुई क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों के रूप में जो थी, उसका सीधा तिरस्कार किया गया। और मुस्लिम लीग ने भी उसका विरोध किया क्योंकि मुसलमानों का भी तिरस्कार किया गया। तो लिहाजा पूरे देश में मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए संविधान की छीछा-लेतर जब होने लगी तो उसे संविधान कहने के बजाय अंग्रेजों ने कहा यह नेहरू रिपोर्ट थी। इसे नेहरू रिपोर्ट कहकर के छापा गया, इसका प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन अंग्रेजों से भी बड़ी झाड़ मिली उन लोगों को, तो पता चला कि यह हो नहीं सकता जो वो करना चाहते थे। लिहाजा निर्णय हुआ और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना शुरू हो गया। संविधान सभा में लगभग 292 लोग थे। अब ये जो चुनाव था, चुनाव मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाव मतलब वोट दें ताकि जो है चुने गए प्रतिनिधि सदन तक पहुंच सकें। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय केवल उस व्यक्ति को वोट डालने का हक था जो या तो ग्रेजुएट हो या किसी राजघराने से संबंध रखता हो या जागीरदार हो। राइट? आपके समाज के कहां जागीरदार होते थे और कहां पढ़े लिखे होते थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि वोट डालने का हक पूरे भारत की जनसंख्या में से 11.5% लोगों को मिला, केवल 11.5% लोगों को। और 11.5% लोगों ने चुनाव करके चुन लिए 292 सदस्य जो संविधान सभा के थे। तो आप एक पल के लिए सोचो, क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था थी? हेलो,
क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी? कदापि नहीं हो सकती ये लोकतांत्रिक व्यवस्था। तभी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, 1 वोट 1 वैल्यू। गरीब हो तो भी उसकी उतनी ही वोट की वैल्यू है जितनी आज के राजा की वोट की वैल्यू है। जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री वोट डालने जब जाएगा ना, तो उसके वोट की वैल्यू उतनी ही है जितनी वोट की वैल्यू यहां बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की हो सकती है जो 18 साल से ज्यादा का होगा। आप देख रहे हैं, दिस इज द मैजिक ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जादू है जहां राजा और रंग बराबर खड़े कर दिए, एक कतार में लगा दिए। जिस देश में जात बिरादरी वर्ण धर्म संप्रदाय लिंग भाषा क्षेत्रवाद के आधार पर मनुष्य को मनुष्य से बांट कर रखा गया था, वहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको एक कतार में लाके खड़ा कर दिया। ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सब बराबर हैं। यह ताकत थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो साहब, ये संविधान सभा का जो स्वरूप बन रहा था, धीरे धीरे जो है इसमें प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन यहां तक बात पहुंची तो पहुंची कैसे? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या, गड़बड़ क्या हुई। पूरे देश में चर्चा चल रही थी कि भारत में उस समय लगभग 5 करोड़ से के आसपास, 5-7 करोड़ के आसपास आपकी संख्या थी। पर हां, जो है लगभग 15% एससी थे और 7.5% एसटी से, इसी तरह से था। तो ये जनसंख्या आपकी थी 22.5% के आसपास एससी और एसटी की। तो ये चर्चा चल रही थी कि इन दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग के लोगों का वास्तविक नेता है तो है कौन? कांग्रेस बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही थी कि अगर कोई नेता है तो केवल एक ही है, वो है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को नेता बताया जा रहा था और गांधी जी एक शब्द इस्तेमाल करते थे हमेशा, डॉक्टर अंबेडकर, तुम्हें जानकर के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इन हरिजनों के बारे में अभी तक अगर किसी ने सोचा है तो मैं ही तो हूं। वो शब्द यूज करता था हरिजन। हरिजन का मतलब पहले समझो तब आगे बढ़ूंगा। हरिजन होता क्या है? हरिजन शब्द हमारा शब्द मुझे लग रहा है गलत है, इन मनुवादियों के इतिहास में बड़े गूढ़ता से समझाया गया है। हुआ क्या करता था, हमारी बहन बेटियों की शादियां, हमारी बहन बेटी नहीं, वो बनिए बामन ठाकुर में भी हो सकती थी, पर वो हमारी बहन बेटी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिला समाज है। महिलाओं को हिंदुओं ने कुछ ऐसे बताया कि इनकी कोई जाति नहीं होती, जिससे ब्याह हो गया ये उसी की जाति की हो जाती है। ऐसी थ्योरी थी मनुस्मृति की कि औरत की महिला की कोई जाति नहीं। इसीलिए मैं अपनी ही बहन बेटी कह करके कह रहा हूं क्योंकि हमारी बहन बेटियों का तिरस्कार बहुत हुआ। जितना हमें दलित कहा जाता है उससे भी ज्यादा दलित और पतित अगर कोई है तो हमारी बहन बेटियां हैं। आज भी मैं समझाऊंगा कैसे। तो कम उम्र में उनकी शादियां हो जाती थी। जब कम उम्र में शादियां हो जाती थी तो गौने होते थे। गौने मतलब 10 साल, गौना का मतलब होता था शादी होकर के जो बेटी है रहेगी तो बाप के घर, लेकिन 10 साल बाद वो पति के घर जाती थी, 12 साल बाद पति के घर, 8 साल, 5 साल, 15 साल, जैसी भी व्यवस्था समाज की होती थी उस हिसाब से वो चली जाती थी अपने ससुराल। लेकिन ये एक बड़ा पीरियड होता था। इस बड़े पीरियड में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि ससुराल गए बगैर ही, पति के साथ जीवन शुरू करने से पहले ही वो हमारी बहन बेटी जो थी वो विधवा हो जाती थी, क्योंकि पति मर गया। अब पति मर गया तो विधवा हो गई, पति के घर जाने से पहले ही विधवा हो गई। अब क्या किया जाए? समाज जो हिंदुओं का था उसमें बहन बेटी का दोबारा शादी करवा दे, ये तो भाई साहब इससे बड़ा पाप कोई नहीं था। तो विधवा विवाह तो संभव नहीं था। तो ऐसे में पीपल के पेड़ के चक्कर लगवाया करते थे, अर्थात पीपल के पेड़ से ब्याह करवा देते थे। पीपल के पेड़ से शादी होने के बाद उस बेटी को, उस बहन को उस मंदिर में रहना होता था जिस मंदिर के आंगन में वो पीपल का पेड़ होता था। अब जब वो बहन बेटी मंदिर में रहती थी तो वहां की रख रखाव करना, देखभाल करना, साफ सफाई करना, ये उसका काम था। लेकिन साथ ही साथ वहां
मंदिरों में जो मोटे मोटे पेट के पंडे होते थे वो उन बहन बेटियों के साथ संबंध बनाते थे, और उनके संबंध बनाने से जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें कहा जाता था हरिजन। इसे कहा जाता था भगवान के बच्चे। अगर ऐसे हरिजन हैं तो बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, गांधी होएगा हरिजन। वो ठीक कहा था उन्होंने, हाँ बिल्कुल ठीक कहा था बहन जी ने भी उस समय, बिल्कुल ठीक कहा था। और ये वाली बात कह के, ये घटना है बुलंदशहर की, और वहां के डीएम को भी मुंह पे थप्पड़ लपेट के दिया था भाषण होने के बाद। तो ये सब कुछ चल रहा था। छोड़ दो उसे। तो गांधी हरिजन शब्द इस्तेमाल करता था, लेकिन इधर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो ये कहता था नहीं, गांधी जी इस भारत में रहने वाले शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के मुखिया नहीं है। अगर मुखिया कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर है। तो लिहाजा डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा, मंच से कहा बाकायदा, गांधी जी यूं तो इतिहास में अनेकों महात्मा आए और चले गए। महात्माओं का आना और जाना कुछ इस तरह से रहा कि जैसे हवा का झोंका आया और वो चला गया। कुछ सॉलिड ये महात्मा कभी भी नहीं कर पाए। हो सकता है आप शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज का नेतृत्व करने का दम भरते हो, लेकिन फिर भी एक बात समझ लो कि मां में और दाई मां में जमीन आसमान का फर्क होता है। गांधी जी, आप इस समाज की दाई मां तो हो सकते हो, लेकिन इनकी मां मैं हूं। मां वो होती है जिसका खून का रिश्ता होता है। मां वो होती है कि बच्चे के रोने से पहले बता देती है कि इसे भूख लगी या टट्टी लगी है। मां वो होती है कि बच्चे की सरसराहट को महसूस करके बताती है कि बच्चा अभी खुश है या बच्चा बीमार है। अरे मां का रिश्ता तो बच्चे से कलेजे का होता है। वो रिश्ता अगर इस समाज के साथ किसी का था, और किसी का रिश्ता आज तक तो ना हुआ और ना हो पाएगा, वो रिश्ता अगर किसी का था समाज के साथ, वो केवल एकमात्र विद्वान भाग्य विधाता हमारे थे, जिनका नाम था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और कोई हो नहीं सकता। अब ये बड़ी गंभीर चर्चा का विषय पूरे देश में हुआ। तो उस समय अंग्रेज भी बीच में आए। तो अंग्रेजों ने कहा, हे मिस्टर गांधी एंड मिस्टर अंबेडकर, यू डिसाइड हु इज द पर्सन हु इज एक्चुअली लीडिंग दिस सोसाइटी। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन योर पर्सनल इश्यूज, यू प्लीज रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज। ये अंग्रेज कह रहे थे, भैया अपना मामला अपना आप सुलझाओ, कौन है यहाँ का नेता हमें नहीं पता, अंग्रेज कह रहे थे। तो बाबा साहब ने एक सुझाव दिया। बाबा साहब ने कहा, अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों, मुझे साबित करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि इस समाज का नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति है। मुझे कतई आवश्यकता नहीं है यह बताने की कि इस समाज के साथ अगर मां बेटे का रिश्ता किसी का है तो वो किसका है। और अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों, अगर तुम्हें जानना ही है तो जाओ और लंदन से एक आयोग भेजो जो आकर के निर्णय ले। हमारी माताएं बहनें मंच पे आके बैठ जाएं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। भाई आज तो मजा ही आ गया बिल्कुल है भाई। इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा कि श्रोता भी मंच पे और वक्ता भी मंच पे। ये बात इसे कहते समानता।